Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद जाद आसमी। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, सॉलिड एंगल, है ना। तो सॉलिड एंगल पे बात किया जाएगा आपसे कि सॉलिड एंगल क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। हमारे क्लास 12th में, आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा कि सॉलिड एंगल होता है क्या बेसिकली, है ना। आज उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि सॉलिड एंगल की बेसिकली बात क्या होती है। तो उसी के साथ हम पैरेलल में प्लेन एंगल को भी लेकर चल रहे हैं। प्लेन एंगल से समझाते हुए मैं आपको सॉलिड एंगल के बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर है? सॉलिड एंगल के बारे में आप तो जानते ही होंगे। खैर देखते हैं कितना जानते हैं आप, वो भी समझ लेते हैं हम कि कितना जानते हैं आप, है ना। तो प्लेन एंगल सबसे पहले बात करते हैं, फिर सॉलिड एंगल। दोनों को पैरेलल में बना दिया जाता है। ये आपका प्लेन एंगल है, ये आपका क्या है, सॉलिड एंगल। तो सबसे पहली बात, प्लेन एंगल बेसिकली है क्या कि ये हमेशा टू डायमेंशनल बॉडी के लिए डिफाइंड होता है, टू डायमेंशनल फिगर के लिए डिफाइंड होता है। और सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल आपका थ्री डायमेंशनल फिगर के लिए डिफाइंड किया जाता है। अगर थ्री डायमेंशन बोला जाए तो वो सॉलिड एंगल कहलाएगा, और टू डायमेंशन बोला जाए तो प्लेन एंगल कहलाएगा, है ना। और प्लेन एंगल के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे, क्लास 10th से आप पढ़ते चले रहे, क्लास 9th में बेसिकली आपने पढ़ा है। हाँ, वही वाला एंगल जो आप क्लास 10th में मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं। जितने भी एंगल जो मैथमेटिक्स से आप पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं, वो सभी क्या है बेटा, प्लेन एंगल है। हम जो बात करेंगे, हमारे फिजिक्स में जो बात आती है, वो सॉलिड एंगल की बात आती है। उस सॉलिड एंगल को हम बताने वाले हैं। तो प्लेन एंगल दो से लाइन है, दो लाइन के बीच में जो फैलाव होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? उसी को बोलते हैं हम थीटा। थीटा इज द प्लेन एंगल, है ना। और उसी तरीके से सॉलिड एंगल होता है। जैसे सिंपल से अगर हम बात करें कि सॉलिड एंगल का एग्जाम्पल मिलेगा कहाँ, तो सॉलिड एंगल का एग्जाम्पल आप बात कर सकते हैं इस टाइप से कि आइसक्रीम का जो कोन होता है, आइसक्रीम का कोन सबसे बॉटमोस्ट पॉइंट पर जो एंगल बन रहा होता है, दैट इज बेसिकली सॉलिड एंगल। तो थ्री डायमेंशनल बॉडी हो गई ना आइसक्रीम की कोन। तो इस टाइप से अगर कोई कोन है आइसक्रीम की, और इसके हर एक पॉइंट को किसी एक सिंगल पॉइंट से मिला दो, इसके हर एक पॉइंट को किसी एक सिंगल पॉइंट से मिला दो इस टाइप से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बेसिकली यहां पे कुछ एंगल बना रहा होगा, कैप टाइप्स एंगल बनाएगा ना। यहां पे जो एंगल बनाएगा दैट इज बेसिकली क्या? सॉलिड एंगल। दैट इज बेसिकली सॉलिड एंगल, इज और नॉट। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ एंगल, दिस इज नोन एज प्लेन एंगल, क्योंकि एक प्लेन में बन रहा है। टू डायमेंशनल एंगल होता है ये, टू डायमेंशन फिगर के लिए एंगल डिफाइंड किया जाता है, और ये थ्री डायमेंशन फिगर के लिए एंगल डिफाइंड किया जाता है। ये स्टेप से सॉलिड एंगल, और ये आपका क्या हो गया? प्लेन एंगल। खैर, तो टू डायमेंशन बॉडी, थ्री डायमेंशन बॉडी, इस एंगल का हमारा यूनिट क्या होता है बेटा? इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या बोला? रेडियन। और इसका क्या होता है? इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। रेडियन। तो इसका यूनिट हो गया स्टेरेडियन, और इसका यूनिट क्या हो गया आपका? रेडियन। दिस इज द रेडियन, है ना। खैर, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्लेन एंगल के बारे में, बात करते हैं धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो प्लेन एंगल को मैथ में कैसे डिफाइन किया गया था? जैसे प्लेन एंगल को डिफाइन किया जाता है सिंपल तरीके से, और एकदम उसी तरीके से सॉलिड एंगल को भी डिफाइन किया जाता है। क्या कहा जाता है कि अगर ये आपका क्या है? सर्कल। क्या बोला? ये सर्कल है आपका, है ना। ये आपका क्या है? सर्कल। सर्कल का एक सेंटर होगा, इस सेंटर को बोला मैंने O। अगर इसका एक सेगमेंट आप काट लेते हैं, जिस सेगमेंट को मैं क्या बोल रहा हूं? A, और ये क्या हो गया? B। तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, या ये सेगमेंट जितना एंगल सबटेंड कर रहा है पॉइंट O पर, है ना, उसी को क्या बोला जाता है? प्लेन एंगल। बेसिकली OA और OB के बीच में जो फैलाव है, दैट इज बेसिकली
प्लेन एंगल थीटा। अब इस प्लेन एंगल थीटा को कैसे डिफाइन किया जाता है? डिफाइन किया जाता है दिस लेंथ, मतलब आर्क लेंथ, इसी बोला जाता है क्या चीज? आर्क लेंथ। दिस इज आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, अपॉन में व्हाट? रेडियस। तो थीटा बराबर एल अपॉन में आर हो जाता है। अगर मैं इसे बोलूं ये एल है और ये रेडियस आपका कितना है? आर है, तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली एल अपॉन में आर। यहां तक बात समझ में आई? सिमिलरली सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया गया कि अगर ये आपका बेटा स्फीयर है, क्या बन गया ये आपका? स्फीयर। तो ये स्फीयर है और ये सर्कल है। स्फीयर है, मैं लिख देता हूं, ये है क्या? बेसिकली स्फीयर। स्फीयर का ये सेंटर होगा O, है ना? अगर स्फीयर का ये सेंटर O है, सेंटर यहां बनाते हैं एकदम बीचों बीच, तो ध्यान से अगर तुम देखो, अगर एक मैंने पार्ट काटा, एक मैंने सरफेस काटा, सेगमेंट काट लिया सरफेस का, इस सरफेस को कुछ भी नाम दे दो, तो उस सरफेस के ये ऐसे बनेगा सरफेस, ये मैंने सरफेस काट लिया, उस सरफेस से किसी भी पॉइंट से अगर इस सेंटर वाले पॉइंट पे अगर मिलाओ तो लेंथ कितने आने वाली है? रेडियस, कैपिटल आर। तो सरफेस के किसी भी पॉइंट से एक सिंगल पॉइंट सेंटर से अगर आप मिला रहे हैं तो सबका रेडियस कितना आने वाला है? सबका लेंथ कितना वाला है? आने वाला है रेडियस आर। तो ये क्या बन गया? रेडियस आर। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको सिंपल तरीके से ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, लेकिन ये जो एंगल यहां बनेगा, दिस एंगल इज बेसिकली नोन एज सॉलिड एंगल। इसे दिखाया जाता है ओमेगा से, है ना? उसको काट के बाहर निकालो, जो मैंने सेगमेंट काटा है उसको काट के बाहर निकालो। तो जब उसे काट के आप बाहर निकालेंगे सेगमेंट को, तो बेसिकली होगा क्या? काट के बाहर निकालेंगे, मैं ढंग से थोड़ा बना देता हूं, 3D है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बनाने में, लेकिन अपन लोग क्या है, फिजिक्स के आदमी है, तो कुछ भी बना सकते हैं। ये सेंटर हो, मैंने उसी को काट के बाहर निकाल दिया, तो इसके इस पॉइंट से सरफेस के किसी पॉइंट को मिला दोगे, लेंथ क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, क्योंकि स्फीयर से मैंने काटा हुआ है ना? स्फीयर का एक पार्ट लिया है। अगर स्फीयर का पार्ट लिया है तो इस टाइप से काटा है, तो ये एंगल जो तुम्हारा बना होगा, ये एंगल ही तुम्हारा क्या हुआ? ये एंगल बेसिकली सॉलिड एंगल ओमेगा हुआ, है ना? और इस ओमेगा को कैसे डिफाइन किया जाता है? दिस ओमेगा, सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कैप। वहां क्या लेते थे? लेंथ ऑफ द आर्क। यहां क्या लेंगे? एरिया ऑफ द कैप, मतलब ये एरिया पूरा जितना ये कैप बना रहा है इस टाइप से, ये पूरा को ये सरफेस का एरिया, तो एरिया ऑफ कैप अपॉन में क्या लेंगे? रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं इस एरिया को बोलता हूं बेटा कि ये एरिया आपका कितना है, मान लेते हैं ये एरिया आपका ए है, तो सिंपली क्या लिखेंगे? कैपिटल ए अपॉन में क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। दिस इज सॉलिड एंगल, और इसका हमारा क्या होगा? इसका यूनिट आपका क्या कहलाएगा? यूनिट आपका स्टेरेडियन कहलाएगा। तो ये होता है सॉलिड, वो हमारा क्या होता है? प्लेन एंगल। ठीक है, अच्छा, तो आई होप आप उतारेंगे, जल्दी जल्दी उतार लेंगे। अगर नहीं उतार पाएंगे तो स्क्रीन पॉज करके इसे उतारिएगा। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। ये बात तो हो गई, बात समझ में भी आ गई। अब ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात समझना कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि कोई सरफेस किसी सरफेस के हर एक पॉइंट को किसी एक पॉइंट से अगर मिला देंगे तो सॉलिड एंगल बनेगा। लेकिन वो अगर सरफेस स्फेरिकल टाइप का हुआ तो सबका रेडियस क्या होगा? कैपिटल आर होगा, तो सीधा क्या बोल देंगे? एरिया अपॉन में आर का स्क्वायर। लेकिन वो अगर सरफेस स्फेरिकल टाइप का नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे क्या कहना चाहते हैं सर? मैं बोलना चाह रहा हूं ये कि ये एकदम प्लेन है, इस टाइप का डिस्क मान लेते हैं। अगर इस टाइप का डिस्क मान लेंगे और ये पॉइंट आपका जस्ट नीचे है, जिसको मैंने O बोल दिया, तो यहां से इसके किनारे से इसको मिलाएंगे और इसके किनारे से इसको मिलाएंगे, तो यहां भी क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा 3D में। हर एक पॉइंट को मिलाएंगे, हर एक पॉइंट को मिलाओगे, इसके हर एक पॉइंट को मिलाओगे सरफेस के, तो यहां भी क्या बनेगा? 3D में एंगल बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। बात तो समझ में आ गई सर? लेकिन यहां आप इस एरिया अपॉन में आर स्क्वायर नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे?
कि जब आप इस प्लेन को लेते हो और एक पॉइंट लेते हो तो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सेम नहीं होगा। हर लेंथ में क्या होगा, अंतर होगा। सबसे बड़ा लेंथ तुम्हारा ये होगा, उससे छोटा होता चला जाएगा, इधर आते चले जाओगे, सबसे छोटा होता जाएगा, सबसे छोटा लेंथ ये होगा जो इस प्लेन के सेंटर से और इस पॉइंट से मिलाया जाएगा जस्ट नीचे। तो हर एक पॉइंट क्या, सॉरी, हर एक लेंथ क्या हो गया, हर लेंथ क्या हो गया तुम्हारा अलग अलग। और हर लेंथ अगर अलग अलग हो जाएगा तो कौन सा आर का स्क्वायर लिखोगे, मतलब कौन सा रेडियस का स्क्वायर लिखोगे। इसलिए यहां दिक्कत आ जाती है। इसलिए कहा यह जाता है कि अगर एक प्लेन के कारण जो किसी पॉइंट पर सबटेंड कर रहा है सॉलिड एंगल, अगर वो निकालने में दिक्कत हो रहा है तो चलो ठीक है, एक छोटा सा एरिया के लिए निकाल दो। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, मतलब इसी में से एक छोटा सा सेगमेंट काट लेते हैं, है ना, बहुत छोटा सा सेगमेंट काटते हैं डीए इतना छोटा होता है कि इस डीए एरिया के किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मिला दोगे सबका रेडियस क्या माना जाए, सेम माना जाए। मतलब छोटा इसलिए डीए को बोला जाता है कि छोटा सा एरिया इसलिए माना गया है कि छोटा सा एरिया बनाया गया ताकि उस छोटे से एरिया के हर एक पॉइंट को अगर इस सिंगल पॉइंट से मिलाया जाए तो सबका लेंथ क्या आ जाए, सेम। तो किताबों में ऐसे डीए एरिया लिखा होगा तो देख के परेशान नहीं होइएगा, है ना। उसका लॉजिक है, जो लॉजिक हमने आपको बताया है। खैर, तो लॉजिक तो हमने बता दिया कि छोटा सा एरिया होगा, वो छोटा सा एरिया होगा, मान लेते इसका एरिया कितना है डीए, जिसका डायरेक्शन क्या, नॉर्मल टू द प्लेन, मान लेते हैं बाहर की तरफ डीए वेक्टर, और ये रेडियस कितना है, स्मॉल आर। आइसक्रीम के कुप्पी जैसा बन गया होता है ना, जब आइसक्रीम लेने जाएंगे तो ऊपर से प्लेन बना होता है ना, वो पूरा प्लेन होता है और वहां पे कोन बना होता है, और कोन के जब जस्ट नीचे एक सॉलिड एंगल इस टाइप का, ठीक है, ये रेडियस आर। लेकिन आइसक्रीम की कुप्पी का जो प्लेन होता है वो प्लेन बड़ा होता है ना, वो उसको छोटा सा एरिया नहीं माना जाएगा। छोटा सा एरिया मतलब बहुत छोटा सा माना गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ सॉलिड एंगल छोटा सा डिफाइन होगा क्योंकि छोटा सा एरिया है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, डी अपॉन आर का स्क्वायर, डी अपॉन आर का स्क्वायर, इज और नॉट क्लियर यहां तक। दूसरी चीज, मान लो कुछ देर बाद आपने थोड़ा सा आइसक्रीम खा लिया, अगर थोड़ी सी आइसक्रीम आपने खा ली तो खाली, तो अगर आप थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेंगे तो क्या सॉलिड एंगल चेंज हो जाएगा क्या, सॉलिड एंगल थोड़ी सी आइसक्रीम खाने पे चेंज होगा क्या, तो आंसर है नहीं। थोड़ी सी आइसक्रीम खाने पर सॉलिड एंगल चेंज नहीं होगा। मान लेते हैं खा लिया तो आपका ये एरिया ये वाला बचा, ऊपर के हिस्सा आपने आइसक्रीम का खा लिया, तो सॉलिड एंगल तो यहां बनाना है भाई। तो अगर आप ऊपर का हिस्सा खा लेंगे तो सॉलिड एंगल चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर सॉलिड एंगल चेंज होने वाला नहीं है तो अगर मैं बोलूं कि ये सरफेस आपका है S1 और ये सरफेस आपका है S2, तो S1 और S2 दोनों ही सरफेस के लिए सॉलिड एंगल कितना होने वाला है, तो आप सिंपल बोलेंगे कितना होने वाला है, दोनों ही सरफेस के लिए सॉलिड एंगल आपका बनेगा इतना ही। तीसरा सरफेस देख लेते हैं, तीसरा सरफेस बीच में लाइए, इस वाले सरफेस के लिए भी, इस वाले सरफेस के लिए भी, इस वाले सरफेस के लिए भी सॉलिड एंगल यही बनेगा और यही होगा, क्योंकि ये इनके बीच का फैलाव कम नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा है ना, आप तो ऊपर का सरफेस खा रहे हैं। तो ये सरफेस मैंने मान लिया चलो S3, तो तीनों सरफेस के लिए सॉलिड एंगल कितना आने वाला है, सेम आने वाला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा आया ये बात समझ के कि अच्छा ऐसा हो गया। तो ठीक है, इस नीले वाले सरफेस को मैं हटाता हूं, थोड़ी सी एक बात और समझाना चाहता हूं कि इस वाले एरिया और इस वाले एरिया में अंतर होगा, पहली बात, लेकिन दोनों सरफेस के लिए सॉलिड एंगल सेम आने वाला। चलो इस वाले सरफेस के लिए लिख के देखते हैं। तो इसका एरिया किधर होगा, इसका एरिया बेटा तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ये हो गया तुम्हारा। मान लेते हैं इसका एरिया कितना है, DA वेक्टर डैश, इसके दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल तुम्हारा हो जाएगा थीटा। इसको मैंने क्या बोल दिया, थीटा, where theta is the angle between the DA dash vector and DA vector। तो DA वेक्टर, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। और अगर इस वाले बीच का एंगल थीटा हो गया, अब मैं पूछूं कि बताओ इस वाले सरफेस को देखते हुए सॉलिड एंगल लिखो, तो क्या तुम लिखोगे क्या, DA डैश अपॉन में R स्क्वायर, D ओमेगा
इज इक्वल टू डी ए डैश अपॉन में आर स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है क्या? तो आंसर है नहीं है, ऐसे आप नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि अभी अभी मैंने खुद बताया क्या कि आप इस तरीके से फॉर्मूला तभी लिख पाएंगे जब सरफेस के हर एक पॉइंट से उस पॉइंट पे मिलाने वाले लेंथ कितनी हो, सेम हो, मतलब रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब आप यहां से ऐसे इसके हर एक पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, और जब अलग अलग होगा तो इसके लिए आप डी ए डैश अपॉन में आर स्क्वायर ऐसे लिख नहीं सकते। तो ये बात तो समझ में आएगी, अच्छा हाँ लिख नहीं सकते, लेकिन कुछ कर तो सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हमें ये पता है इस वाले सरफेस के लिए डी ए अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर मैं डी ए की वैल्यू डी ए डैश के फॉर्म में लिख पाऊं तो काम हो जाएगा। चलो लिखते हैं ध्यान से। अगर तुम देखो तो डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं कितनी, डी ए इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं मैं, डी ए इज इक्वल टू डी ए डैश कॉस थीटा। कैसे कॉस थीटा? इस डी ए डैश को तोड़ दो, इस एंगल की तरफ तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, डी ए डैश कॉस थीटा, ये डी ए डैश साइन थीटा। तो मुझे इस वाले कंपोनेंट को अगर तुम देखो तो डी ए डैश कॉस थीटा आ गया, मतलब डी ए वेक्टर के डायरेक्शन में डी ए डैश कॉस थीटा आ गया। इसका मतलब ये कि डी ए डैश कॉस थीटा डी ए के बराबर है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है ना। तो डी ए डैश कॉस थीटा डी ए की जगह मैंने लिख दिया, अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर। कुछ समझ में आया? ये चीज है। तो थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन द डी ए डैश और डी ए वेक्टर, या भी ऐसे भी बोल सकते हैं, थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन द डी ए डैश और आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर यही है। ध्यान से देखो, ये कुप्पी है ना, ये तुम्हारा कोन बन गया, और अगर इस टाइप से फ्लैट एरिया है तो फ्लैट एरिया के लिए डी ए की डायरेक्शन इधर होगा, और रेडियस जस्ट सेंटर से अगर इस पॉइंट को मिलाओ तो रेडियस का भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। तो आर का डायरेक्शन डी ए डैश के डायरेक्शन में है, तो अगर आप यहां थीटा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी ए डैश वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डी ए डैश वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो थीटा क्या हुआ, डी ए डैश वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल हो गया। समझ आई बात? ये चीज है। तो ठीक है ये बात तो होगा, ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब ये कि सरफेस, अलग अलग सरफेस बदलने से हमारा सॉलिड एंगल नहीं बदलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि सॉलिड एंगल ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की सॉलिड एंगल की हम बात करना चाहते हैं कि स्फीयर की सॉलिड एंगल कितनी होगी, है ना। तो सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, स्फीयर की अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो बेटा ये आपका स्फीयर होगा, जिसके सरफेस से किसी भी पॉइंट को सेंटर पे अगर मिला दो तो रेडियस आर ही मिलेगा। तो सीधा सीधा यहां लिखा जा सकता है सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि रेडियस सेम होगा हर पॉइंट, सरफेस के किसी भी पॉइंट को, जिस पॉइंट के अबाउट आप सॉलिड एंगल निकालना चाह रहे हो, मैं किस पॉइंट के अबाउट निकालना चाह रहा हूं, सेंटर के अबाउट, ओमेगा अबाउट द पॉइंट ओ। तो ओ पॉइंट के अबाउट अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो रेडियस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये स्फीयर है, किसी भी पॉइंट से मिलाओगे तो रेडियस सेम आएगा। तो इसलिए मैं सीधा सीधा एरिया लिख दूंगा, एरिया अपॉन में आर स्क्वायर लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया बेटा, सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 पाई। तो दिस इज द सॉलिड एंगल ऑफ द स्फीयर अबाउट विच पॉइंट, सेंटर। तो सेंटर पॉइंट के अबाउट, सेंटर के पॉइंट के अबाउट हमारा सॉलिड एंगल कितना आएगा, 4 पाई। इवन ये सेंटर भी अगर ना, सेंटर अगर ना बोलते तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आपका 4 पाई ही आएगा, बस वो पॉइंट किधर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। इफ योर पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस देन योर सॉलिड एंगल इज 4 पाई, बट इफ योर पॉइंट is outside the spherical surface then solid angle is 0। अगर आपका पॉइंट बाहर होगा किसी क्लोज सरफेस
से अगर क्लोज सरफेस से अगर बाहर हुआ तो सॉलिड एंगल आपका 0 आएगा, क्लोज सरफेस के अंदर हुआ तो सॉलिड एंगल हमेशा 4 पाई आएगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉइंट अंदर किस पॉइंट पर है, सेंटर है या कहीं और है, किसी भी पॉइंट के अबाउट हो, लेकिन वो पॉइंट अंदर होना चाहिए तो हमेशा 4 पाई, और किसी भी पॉइंट के अबाउट हो वो पॉइंट अगर बाहर हुआ तो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात आपको समझ के रखनी पड़ेगी। कैसे सर, कैसे आएगा सर, आओ देख लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं, सिंपल सी बात, प्लेन एंगल के बारे में समझाते हैं। प्लेन एंगल के बारे में, जैसे कि आपका ये क्या है, इस टाइप से ये सर्कल है, ये है ना, और एक पॉइंट बाहर है ओ। अगर ये एक पॉइंट बाहर है तो मैं निकालना चाह रहा हूं कि अगर पॉइंट बाहर होगा तो ये प्लेन एंगल आपका 0 कैसे आएगा, अगर ये बंद है तो। इस क्लोज सरफेस के कारण इस पॉइंट के बाद एंगल कितना बन रहा है, 0। कैसे बन रहा है, मैं 3 पॉइंट लेके बता रहा हूं। मान लेते हैं इन 2 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ए बी। जब आधा सर्कल नहीं बनाया तो इसको ऐसे मिलाओ, यहां से यहां तक, इसको यहां से यहां तक मिलाओ, एंगल ये बना तुम्हारा। लेकिन जब जस्ट आधा सर्कल बना रहे होंगे, सबसे मैक्सिमम एंगल सबटेंड करेगा यहां पर, वो दोनों पॉइंट। कैसे, यहां से यहां मिलाओगे, यहां से यहां मिलाओगे, इस टाइप से। लेकिन और बड़ा सेक्टर अगर आप बना लेंगे, जैसे यहां, सेक्टर बढ़ गया, सेगमेंट बढ़ गया सर्कल का, और इस सेगमेंट के कारण यहां पे कितना एंगल सबटेंड करके निकालोगे तो यह एंगल दिखा, घटता हुआ दिख रहा होगा आपको। देखो ना भाई, घटता हुआ दिख रहा होगा। कैसे, ये एंगल यहां से लेके यहां तक ये एंगल ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन जब ये दोनों पॉइंट, ये वाला दोनों पॉइंट और बढ़ रहे होंगे आगे की तरफ, मतलब ये सेगमेंट बढ़ रहा होगा, सेगमेंट बढ़ रहा होगा तो एंगल छोटा हो रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा। फिर जैसे यहां पर यहां पहुंच गए तो इससे कम हो गया, और जब ये पॉइंट दोनों पास में आएंगे तो ये वाला एंगल घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे ही दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन दोनों पॉइंट एक होने के बाद ये पूरा एंगल 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों लाइन सट जाएंगी, और जैसे दोनों लाइन सट जाएंगी तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो इफ योर पॉइंट इज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, और वी कैन से क्लोज्ड सर्कल, देन योर एंगल इज ऑलवेज 0, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो प्लेन हो। तो अगर प्लेन सरफेस के बाहर पॉइंट है तो हमेशा प्लेन एंगल 0 होगा, और अगर क्लोज सरफेस के बाहर पॉइंट है तो हमेशा सॉलिड एंगल कितना होगा, 0 होगा। क्लियर इतनी बात। दूसरी बात की बात करते हैं कि अगर तुम्हारा पॉइंट अंदर हो, अगर तुम्हारा पॉइंट अंदर होगा तो हमेशा एंगल कितना होगा, सॉलिड एंगल 4 पाई, कितना होगा, 4 पाई, और वो किसी भी पॉइंट के अबाउट हो सकता है, और वो किसी भी सरफेस के कारण हो सकता है। जैसे कि ये सरफेस अगर हमने मान लिया, तो अगर पॉइंट अंदर है तो हमेशा सॉलिड एंगल कितना बनेगा, इस पॉइंट के अबाउट भी हमारा 4 पाई सॉलिड एंगल बनेगा। चाहे वो आप क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं, पैरेललोपिपेड ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो अगर तुम्हारा पॉइंट अंदर है तो अंदर वाले पॉइंट के अबाउट अगर आप निकालना चाह रहे हैं, ये इस टाइप से क्यूब हो गया, और पॉइंट तुम्हारा अंदर है, यहां मान लेते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर तुम इस पूरे क्लोज सरफेस के कारण सॉलिड एंगल कितना बना रहा है वो निकालना चाह रहे हो, तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। और सर्कल के कारण तो आप जान ही रहे हैं कि अगर कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, अभी हमने निकाला है सॉलिड एंगल। तो अगर पॉइंट अंदर हुआ तो 4 पाई आएगा, अगर पॉइंट बाहर हुआ तो हमेशा कितना सॉलिड एंगल, 0 आने वाला है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई सर। एक चीज और, बेसिकली एंगल होता क्या है, एंगल बेसिकली होता क्या है, एंगल द घुमाव ऑफ योर मुंडी इज बेसिकली नोन एज एंगल। तुम्हारा सर जितना घूमता है किसी चीज को देखने को,
दैट इज बेसिकली एंगल, कि उतना एंगल तुमने घुमा दिया। मतलब तुम्हारा तो तुम्हें किसी चीज को देखना है, कोई चीज चल रहा है अगर उसे देखना है तो तुम्हारा मुंडी जितना घूम रहा होगा दैट इज बेसिकली इतना एंगल घूमा। द घुमाव ऑफ द मुंडी इज बेसिकली नोन एज एंगल। जैसे सिंपल से अगर बात करूं कि सर्कल के बारे में बात करते हैं, सर्कल वर्कल जानते हैं आप, तो अगर कोई आदमी सर्कल में घूम रहा है, जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई घोड़ा है, हॉर्स है, हॉर्स को यहां पे बांध दिया गया और यहां पोल है, पोल से रस्सी से बांध दिया गया है ना, और घोड़े को क्या करना है, चारों तरफ चारों डायरेक्शन में मूव करना है। तो चारों डायरेक्शन में मूव करेगा, आपको घोड़े को देखना है यहां पे पोल पे खड़े होकर। तो घोड़े को आप जब देखोगे तो कैसे देखोगे, पूरा इधर से मुंडी घुमाओगे, और जब वो अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, एक रोटेशन पूरा करेगा, जब एक रोटेशन पूरा करेगा तो आपका मुंडी पूरा कितना घूमेगा, 360 डिग्री, ऐसे जाकर ऐसे घूमेगा, दैट इज बेसिकली 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो कितना प्लेन एंगल घुमा, 2 पाई। यहां पे प्लेन एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई। लेकिन यही बात अगर मैं स्क्वायर के लिए करूं या रेक्टेंगल के लिए करूं तब भी 2 पाई, सेंटर के अबाउट। कैसे सर, सोच के देखो। सेंटर के अबाउट अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं 4 पोल यहां पर, एक पोल यहां है, एक पोल यहां है, एक पोल यहां है, एक पोल यहां है, 4 पोजीशन है पोल के अगर 4 पोजीशन है तो मैं एक आदमी से कहता हूं कि भाई साहब आपको रस्सी बांधना है इस पोल से लेके उस पोल तक, इस पोल से लेके इस पोल तक, इस पोल से लेके इस पोल तक, इस पोल से लेके इस पोल तक। और मैं यहां खड़ा हो जाता हूं और खड़े होकर उस आदमी को देखता हूं जब वो पोल रस्सी बांधता है, स्ट्रिंग को बांधता है एक पोल से दूसरे पोल को। तब वो जब बांध रहा होगा यहां से चलेगा और रस्सी लेके यहां पहुंचेगा तो मैं कैसे उसको देखूंगा, कितना घुमा भाई, 90 डिग्री। आपने भी पढ़ा है 90 डिग्री होता है सेंटर के अबाउट, कितना घुमा होता है, 90 डिग्री। फिर उसके बाद जब ये घूमेगा और यहां से यहां तक इस पोल तक 90 डिग्री, इस तरीके से पीछे भी 90 डिग्री, इस तरीके से इधर भी 90 डिग्री। अपना ये एक रोटेशन पूरा कर लिया सर्कल में, तो सेंटर के अबाउट कितना एंगल घूमा, सेंटर के अबाउट घूमेगा 2 पाई, यहां भी 2 पाई, यहां भी 2 पाई। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा फिगर कैसा है, बस क्लोज होना चाहिए। अगर तुम्हारा फिगर क्लोज्ड है और तुम्हारा अगर पॉइंट अंदर है तो हमेशा तुम्हारा प्लेन एंगल 2 पाई ही बनने वाला है, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे रेक्टेंगल हो, इवन तुम्हारा चाहे ऐसा फिगर। अगर ये प्लेन फिगर है तो इस पॉइंट के अबाउट हमेशा एंगल कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 पाई। इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से क्लोज्ड फिगर में भी होता है, सॉरी 3D फिगर में भी होता है, क्लोज सरफेस में। If your point is inside the closed surface, then your solid angle is always 4 पाई। वो 4 पाई ही होने वाला है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। समझ में आ रही है बात? आओ चलो, ये बात तो समझ में आ गई आपको कि ऐसा होता है भाई। और अगर बाहर हो तो 0, बाहर पॉइंट के लिए सोचना ही है 0, चाहे वो प्लेन एंगल हो चाहे वो सॉलिड एंगल 0। लेकिन अगर अंदर पॉइंट है तो सॉलिड एंगल कितना होगा, 4 पाई, और प्लेन एंगल 2 पाई। अच्छा, एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिक्स के लिए भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी। क्या चीज, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच का क्या रिलेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे कॉम्पिटिटिव व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये। जैसे ये तुम्हारा क्या है, स्फीयर का एक सरफेस है और ये पॉइंट, तो इस एंगल को क्या बोला जाता है, सेमी कोन एंगल। दिस अल्फा एंगल इज सेमी कोन एंगल। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। क्यों सेमी कोन एंगल, क्योंकि ये कोन का ये एंगल बना, कोन का ये प्लेन एंगल है, ये ना, ये प्लेन एंगल ही होगा ना, ये प्लेन में लिखा जा रहा है, तो ये 2 अल्फा है। लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो ये क्या होगा, तुम्हारा सॉलिड एंगल होगा, है ना। तो प्लेन एंगल अल्फा है, इसके रेडियस को, इस लाइन को और इस लाइन के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा। ये सॉलिड एंगल नहीं है, प्लेन एंगल। यहां पर सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल जब पूरा देखेंगे आप तो
पूरा कितना होगा ये आपका सॉलिड एंगल। और जब ये खाली देखेंगे, इन दोनों बीच का एंगल देखेंगे तो ये प्लेन एंगल हुआ 2 अल्फा। उसका आधा कितना है अल्फा, इसलिए इसको क्या बोला गया सेमी। सेमी मतलब आधा एंगल, सेमी। और किसका एंगल है, कोन का, तो इसलिए नाम क्या पड़ा, सेमी कोन एंगल। और ये कैलकुलेटेड है बेटा, आपको नहीं कैलकुलेट करना है। इसका ये जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द कैप, दिस एरिया ऑफ द कैप इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। ये कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सीधा ऐसे जानना है एरिया ऑफ द कैप 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। कब, जब यहां पर एंगल कितना होगा अल्फा, सेमीकोन एंगल अल्फा। तो बताना है कि यहां का सॉलिड एंगल कितना बनेगा, हमें ये बताना है। सॉलिड एंगल ओमेगा इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन निकाल। तो आपको पता ही है सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ कैप, एरिया ऑफ कैप अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। और अगर ये स्फीयर का सरफेस है तो इसका मतलब सीधा सीधा एरिया रख देंगे और रेडियस रख देंगे। अगर इसका रेडियस आर है तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से अगर तुम देखो तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, ओमेगा बराबर सिंपल 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कट गया। तो ओमेगा बराबर कितना बना, ओमेगा बराबर बन गया 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। दिस इज द सॉलिड एंगल बेसिकली। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूं यहां पर। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी हमारे सॉलिड एंगल में और प्लेन एंगल में कि इनका कब कैसे कैसे यूज करना है। और इसका फॉर्मूला ये बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसे याद कर रखेंगे कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मिलेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।